नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम लोग यूपी बोर्ड की में परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और इनके इस बार 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं बनती है। ठीक, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? तो पहला क्वेश्चन अपना कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, आपको संख्याएं मान लेनी है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब फिर दो संख्याओं का अंतर, जब कभी भी अंतर कहे तो आपको लिखना क्या है भाई, प्रथम शर्तानुसार। यानी पहली शर्त हमसे क्या कह रही है? तो पहली शर्त हमसे ये कह रही है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्याओं को जब हम घटाएंगे, अंतर का मतलब माइनस करेंगे, तो वो हमको 26 कर, ठीक, यानी हमको 26 प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद द्वितीय शर्त क्या कह रही है? द्वितीय शर्त कह रही है हमसे, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी पहली संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या क्या मान ली y। तो अब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी की मतलब गुणा, 3 गुना। ठीक, तो x का मान कितना आ गया? 3y। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या था अपने पास? x माइनस वाई इक्वल टू 26। और समीकरण 2 क्या था कि x बराबर 3y। यानी जहाँ पर हमको x मिलेगा वहाँ हम क्या रख देंगे? 3y। ठीक, तो x की जगह हमने रख दिया 3y माइनस का y इक्वल टू 26, लेस कर दिया भैया, आ गया अपने पास 2y इक्वल टू 26, कैंसिल आउट कर दिया तो y का मान कितना आ गया? 13। यानी पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास? 13। अब अगर दूसरी संख्या का मान निकाला जाए, x का मान हमसे पूछे तो x y का 3 गुना था। ठीक, तो 3 गुणा 13 कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 39। यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई? अब आंसर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13, दोनों का अंतर कितना है? 26। और पहली दूसरी की है भी कितनी? 3 गुनी। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। यह अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। कह रहा भैया इसमें आगे क्या कह रहा है? मूलों के व्युत्क्रम का योगफल कितना हो? मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योग। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है? हल करते हुए सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है, माना समीकरण के मूल। लिखावट आपकी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, जितना भाषा को उपयोग आप कर सकते हो उतना करेंगे। ठीक, माना समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे? अल्फा कामा बीटा। समीकरण के मूल हो जाएंगे अल्फा कामा बीटा। अब उसके बाद क्या कह रहा हमसे? तो आपको जब कभी भी मूलों से जुड़ा हुआ कोई सवाल आए तो आप सबसे पहले निकाल लेंगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योग होता है कि आपने पढ़ा माइनस का b अपॉन ए। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो आंसर कितना आ गया? 7। ठीक, और उसके बाद निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? c अपॉन ए। तो c का मान कितना है अपने पास? 12। अपॉन में कितना आएगा? 1, यानी इसका आंसर क्या जाएगा? 12। ठीक, ये दोनों चीजें निकालने के बाद अब आप देखेंगे हमको ज्ञात क्या करना है। तो कह रहा मूलों के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो पहला मूल क्या था? अल्फा। व्युत्क्रम करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, यानी इसका मान हमको ज्ञात करना है। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा।
अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने क्या निकाला है 7, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाला है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान लिख दिया। आंसर हमको क्या प्राप्त हो गया 7/12। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा सरल सा मेथड था। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है। कह रहा है पी एक्स स्क्वायर ठीक माइनस का 2√5 पी एक्स प्लस का 15 इक्वल टू 0 के मूल समान है, के मूल समान है तो पी का मान बताइए। आपको लिखना क्या, यदि समीकरण के मूल समान हो, यदि समीकरण के मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया पूरा b और ये क्या हो गया पूरा c, ये चिन्ह समेत है, b का मान हो गया। तो पहले b स्क्वायर, तो b की जगह क्या रखेंगे माइनस का 2√5 p होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है p और c की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 5 बन गया और p स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक, माइनस 15 जो के 60 p इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, तो कॉमन कर सकते हैं 20p। जैसे ही 20p कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा p माइनस 20 यहाँ से निकला तो कितना बचेगा 3 ठीक इक्वल टू 0। एक बार 20p को 0 के बराबर करेंगे ठीक, तो p की वैल्यू हमको 0 मिलेगी और एक बार p माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो p की वैल्यू हमको यहाँ से 3 मिलेगी। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया, p के दो मान आएंगे 0,3। ठीक, यही अपना क्या हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स ठीक और प्लस का बी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा गामा बीटा है। तो अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा ठीक माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए का मान हमको कितना लाना है 0। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको लाना है। ठीक, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, हमने बताया था मूल वाला कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको मूलों का योग निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता क्या है माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू बी है, माइनस इसमें खुद था, एक माइनस फार्मूले में होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ए की वैल्यू अपने पास ए है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया बी अपॉन ए। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, तो क्या आ जाएगा भाई सी अपॉन ए और सी की वैल्यू क्या है बी अपॉन में क्या आ जाएगा ए। बताइए यहाँ तक की बात क्या हो गई क्लियर। अब उसके बाद हमको मान किसका निकालना है, तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको दो खंडों में बांट लेते हैं, अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा माइनस का अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए। अब इसके बाद अगर इसका हम गुणा कराएं एलसीएम वाला, तो अंडर रूट अल्फा और अंडर रूट अल्फा मिलके अल्फा हो गया। इसका इधर कराएंगे तो बीटा और नीचे का नीचे कराएंगे तो अंडर रूट अल्फा बीटा और माइनस का क्या हो जाएगा बी अपॉन ए।
ठीक, वैल्यू रख दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है, बी अपॉन ए, लेकिन वो कहाँ है, रूट के अंदर है। ठीक, माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए ये एक कंप्लीट घात है, पूरी घात है ना, ऐसा करिए तो इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो इसका गुणा यदि इधर करा दें तो इधर क्या आ रहा है अपने पास, बी अपॉन ए माइनस का, देखो सेम संख्याओं का जब गुणा होता है और संख्या रूट में हो तो उनसे रूट हट जाता है और संख्या एक बार आ जाती है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट बी अपॉन, ऊपर सेम संख्या कैंसिल हो गया तो क्या बचा, जीरो, और जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे आंसर क्या आएगा, हमको लाना भी क्या था, जीरो। बहुत ही सिंपल मेथड था इसका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यक्स स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, ठीक, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, के मूल अल्फा बीटा है, के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक, इसके मूल क्या हो गए, इस समीकरण के मूल हैं अल्फा और बीटा। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है भैया, इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इसके मूल अल्फा और बीटा हो गए, कह रहा है एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक, हमको एक ऐसा समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूल क्या हो रहे हैं, जिसके मूल जो है, जिसके मूल 2 बीटा 2 अल्फा प्लस 1 कामा 2 बीटा प्लस 1 है, इसके मूल क्या हो, 2 अल्फा प्लस 1 कामा 2 बीटा प्लस 1। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, तो इसकी तुलना करा देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी -1 और सी की वैल्यू मिल जाएगी -2। ठीक, अब सबसे पहले लगाएंगे मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग भैया, मूल हमारे इस समीकरण में क्या है, अल्फा बीटा, तो योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू -1, तो -1 मिलके हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में ए का मान भी कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब उसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का यदि मान निकालें तो वो होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू अपने पास है -2 अपॉन में 1 कितना आ जाएगा -2। अब हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है, ऐसा द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूल क्या है, ये, ठीक, जिसके मूल क्या है। अब भैया इससे पहले क्या निकालो, मूलों का योग। अब नया द्विघात समीकरण हमको बनाना है, द्विघात समीकरण, और कैसा द्विघात समीकरण बनाना है, जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 कामा 2 बीटा प्लस 1। ठीक, तो ये दो मूल हो गए। ठीक, जैसे इसमें मूल अल्फा और बीटा, तो इसमें मूल क्या हो गया, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब हमने पता है कोई भी द्विघात समीकरण बनाना हो तो उसके मूलों का योग और मूलों का अंतर, सॉरी गुणनफल हमको पता होना चाहिए, और फार्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक, यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक, बराबर 0। यही द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला होता है। ठीक, तो पहले मूलों का योग निकालते हैं, तो मूलों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक, होता क्या भैया, तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब इसको हल करेंगे, अगर ये मूलों का योग हो गया, ठीक, इसको हल करते हैं तो ये क्या हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 और 1 2। ठीक, इन दोनों से 2 कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 2। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मान तो भी हमने निकाला है, प्लस का बनाया था, तो 2 इंटू प्लस का 1 प्लस 2 कितना आ गया 4। ठीक, तो मूलों का योग तो हमको पता चल गया कितना आ गया 4। ये क्या था, मूलों का योग, मूलों का योग। ठीक, अब निकालेंगे मूलों का गुणन, मूलों का गुणन। ठीक, तो मूलों का गुणन निकालना है, तो पहला मूल क्या है 2 अल्फा प्लस 1, दूसरा मूल क्या है 2
बीटा प्लस 1, इनका गुणनफल कराते हैं। तो सबसे पहले गुणा कराते हैं, तो 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा प्लस इसका ऐसे कराएंगे तो 2 अल्फा, उसके बाद 1 का ऐसे कराएंगे तो 2 बीटा और प्लस का 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। अच्छा ये बताइए 4 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -2 रख दिया। ठीक, इसे 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और प्लस का 1, ये हो गया -8। ये 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 1, तो 1 प्लस 2 3 हो गया और -8 कितना आ गया 5, -5। ये किसका मान आ गया मूलों का गुण। ठीक, अब मूलों का योग और मूलों का गुणन दोनों समीकरण में रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना आया था 4, बार क्या है x। ठीक, मूलों का गुणन कितना है तो -5, तो प्लस माइनस -5 बराबर क्या आ गया 0। ये क्या बन गया अपना द्विघात समीकरण। तो फिर से एक बार सवाल को सुन लीजिए। ये एक द्विघात समीकरण दिया गया था जिसके मूल अल्फा और बीटा थे। ठीक, तो कह रहा है इसकी मदद से एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल क्या हो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमको क्या चाहिए मूलों का योग ये निकाल लिया, मूलों का गुणनफल ये निकाल लिया। ठीक, और दोनों को कहाँ रख दिया कि इक्वेशन में, और रखने के बाद हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु नहीं समद्विबाहु, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में भाई समकोण नहीं होगा ना फिर। एक समद्विबाहु त्रिभुज में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है। ठीक, त्रिभुज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन उनमें से ये है, ठीक, जो बार बार थ्योरम्स पूछी जाती हैं उनके प्रयोग से। तो त्रिभुज का ही पहला अभी तक हम लोग द्विघात समीकरण के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 4-5 क्वेश्चन हमने उसके की। अब 2-3-4 क्वेश्चन त्रिभुज के करते हैं। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए। कोण सी समकोण है, अब क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, कह रहा है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर के। ठीक, सबसे पहले इसको प्रमेय रूप से अगर हल करें तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया हमको, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, तो दिया में लिखेंगे आप त्रिभुज ABC जो कि समद्विबाहु समकोण है, समकोण है। ठीक, समकोण है। अब भैया अगर समद्विबाहु है, ठीक, तो कोई दो भुजाएं इसमें क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक, कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। अब त्रिभुज क्या दिया, कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो त्रिभुज अपना क्या है ABC और कह रहा कोण सी समकोण है। ठीक, तो ये बात हमको पता है कि कोण सी जो है वो 90 अंश के बराबर, कोण सी जो है वो 90 अंश के बराबर यानी समकोण, तो कोण सी को हमने समकोण कर दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोण सी समकोण है तो A यहाँ होगा, B यहाँ, ABC। ठीक, तो 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो जाती है, और कर्ण अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है, बराबर नहीं हो सकती। कर्ण किसी अन्य भुजा के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब बराबर वाली भुजा अपनी क्या है AB और BC। यहाँ क्या लिख देंगे AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के, सॉरी AB बराबर है, सॉरी AB नहीं होगा, AC बराबर है BC के। ठीक, AC क्या हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये दिया हो गया। अब हमको लिखना है सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, तो लिख लीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है, AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। ठीक, अब आ जाइए अगली हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक,
अब उपपत्ति में क्या लिखते हैं, ठीक, आ जाइए। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इक्वल टू 90, कोण सी कितना अपना 90 अंश है, ठीक। अब ए बी में स्क्वायर लाना है, ठीक, ए बी इस त्रिभुज का कर्ण है और जो सिद्ध करके लाना है उसमें ए बी में क्या है, स्क्वायर है। ए बी में स्क्वायर एक थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय, उसके जरिए भी आ सकता है, ठीक। तो वही लगा देते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से होती क्या भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपने पास कितना है, तो कर्ण अपने पास है ए बी क्या अपने पास कर्ण है, ए बी का स्क्वायर कर दिया। लंब क्या अपने पास, तो लंब है बी सी, तो बी सी लंब रख दिया बच्चा, प्लस आधार क्या अपने पास ए सी, आधार हो गया ए सी का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या आ गया अपने पास ए बी स्क्वायर, ठीक। अब हमको ए सी लाना है, बी सी लाना ही नहीं, यानी बी सी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे हटा सकते हैं 20 सवाल से, ठीक। तो क्या हम बी सी के बदले में कुछ रख नहीं सकते, तो सवाल को देखो तो उसने दिया है कि दो भुजाएं बराबर है, यानी ए सी बी सी आपस में बराबर है, तो जहां पर बी सी है उसके स्थान पर, उसके प्रतिस्थापन में हम ए सी को लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, बी सी के स्थान पर क्या लिख दिया, ए सी, तो क्या आ गया, बी सी बराबर ए सी के लिख देना, चूंकि बी सी बराबर है ए सी के, ठीक, लिख दिया हमने बी सी की जगह ए सी स्क्वायर, प्लस ए सी स्क्वायर एक हमारे पास पहले से मौजूद था, तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर मिलकर हो गया 2ac स्क्वायर, ठीक, और बराबर में क्या अपने पास ए बी का स्क्वायर, ठीक, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। तो ये छोटी सी प्रमेय थी, ठीक, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछी गई थी पिछली बार। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्या कहेगा, चित्र में, एक चित्र दिया गया है, चित्र में, ठीक, एडी लंब है, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना हमको, क्या सिद्ध करना है, मेरा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक, इतना हमको लाना है। अब चित्र कैसा है, चित्र देख लेते हैं, ठीक। तो चित्र अपना बना दिया उसने, इसे बनाया इस प्रकार से कुछ, ठीक। अब क्या कह रहा है भैया, ये बी है, ये ए है और ये सी है, कह रहा है जो एडी जो है वो लंब है बीसी पर, तो हमने एक रेखा खींच दी एडी जो किस पर लंब है, बीसी पर, ठीक, एडी लंब है बीसी पर, ठीक। अब पहली हेडिंग पड़ती है दिया है, क्या दिया गया है, तो कह रहा एडी लंब है बीसी पर, ठीक, एडी लंब है बीसी पर, ठीक। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो कह रहा त्रिभुज ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक। अब आ जाइए उपपत्ति पर, उपपत्ति पर क्या कह रहा है, तो सबसे पहले दो त्रिभुज अपने पास, जैसे ही हमने बीसी पर लंब एडी डाल दिया वैसे ही दो समकोण त्रिभुज हमको दिखने लगे, ठीक। तो बारी बारी से एक एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। पहला समकोण त्रिभुज लिया त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, तो 90 अंश का कोण यहाँ बनना है, ठीक। इसके सामने वाली भुजा हमारे लिए कर्ण है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, ठीक। अब शेष दो भुजाएं में से कोई एक लंब मान लीजिए, कोई एक आधार मान लीजिए, तो हमने मान लिया ए डी क्या हो गया लंब
और DC या CD कर दीजिए, क्या हो गया, आधा। ठीक, अब यहाँ से अगर AD का मान निकालें हम लोग, ठीक, AD का मान निकालें। क्यों AD का मान निकालें? क्योंकि जो हमको सिद्ध करना है उसमें AD का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए हम लोग AD का मान निकाल के एक समीकरण से दूसरे समीकरण में पहुंचा देंगे और समीकरण से AD हट जाएगा और जो हमको लाना है वो आ जाएगा। ठीक, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी। ठीक, अब दूसरे त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में। ठीक, D 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा AB क्या हो जाएगी, कर्ण। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AD, फिर हमने लंब मान लिया, आधार क्या हो जाएगा, फिर BD हो जाएगा। फिर से AD का मान निकालेंगे। ठीक, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक, माइनस BD का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 के LHS देखिए आप बिल्कुल समान है, यहाँ भी AD स्क्वायर, यहाँ भी AD स्क्वायर। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ से AD स्क्वायर का मान निकाल करके, ये जो AD स्क्वायर का मान निकल करके आया है, ये उठाकर समीकरण 2 में AD स्क्वायर की जगह रख दें, तो कितना आ जाएगा अपना, AC का स्क्वायर, ठीक, माइनस CD का स्क्वायर बराबर, ठीक, AB का स्क्वायर, ठीक, और माइनस BD का स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस का BD इसको इधर ले आइए, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का CD उधर ले जाइए तो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यही चीज हमको सिद्ध करके लानी थी। ठीक, BD के साथ AC, BD के साथ AC, और AB के साथ CD, AB के साथ CD। ठीक, नोट कर लीजिए।